तो काफ़ी दिन हो गए प्रीवियस शूट किए हुए और बहुत दिनों से मैं खुद ये लॉन्ग फॉर्म की जो वीडियोस है वो मिस कर रहा हूँ। एंड बाय द वे हमने थोड़ा सा सेटअप चेंज कर लिया है एंड अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि कुछ चीज़ें और उसमें ऐड होने बाकी हैं। एंड जैसे कि मैंने लास्टली कहा था कि प्रीवियस सेटअप्स पे भी आपको वीडियो मिलती रहेगी। वेल अब मेन टॉपिक पे आते हैं। अगर आपको एक पीसी बिल्ड करना है और आपको इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है और कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन से कंपोनेंट्स आपको अपने बजट में सिलेक्ट करने चाहिए, डोंट वरी, ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाली है। और हाँ, अगर आप प्री बिल्ड पीसी लेने वाले हैं तो आप इस वीडियो के सिलेक्टेड पार्ट देख सकते हैं। बट ऑनेस्टली प्री बिल्ड जो पीसी आते हैं वो उतने वैल्यू फॉर मनी नहीं होते, अनलेस अगर आप कुछ अब वेबसाइट्स हो गई हैं जिनमें आप हर कंपोनेंट्स अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। बट सीरियसली हर कंपोनेंट जहां से उसकी बेस्ट प्राइस मिल रही हो वहां से बाय करने पे आप सच में पैसा सेव कर सकते हैं। और अगर आप पीसी बिल्ड करने वाले हैं तो ये सारे कंपोनेंट्स चूज करने में ये वीडियो आपकी हेल्प करने वाली है। प्लीज डोंट स्किप एनी पार्ट। तो सबसे पहले अगर आपको एक पीसी बिल्ड करना है या बाय करना है तो आपको अपनी रिक्वायरमेंट पूरी तरीके से पता होनी चाहिए। मेरा मतलब है कि आपका क्या काम करने वाले हैं आप पीसी से। सपोज फॉर ऑफिस पर्पस जैसे कि एमएस ऑफिस चला लेना और कभी कभी फोटो एडिटिंग और ऐसे छोटे मोटे काम के लिए, या फिर आप गेमिंग के लिए डेडिकेटेड पीसी बिल्ड करते हैं। एंड तीसरा यूजर रहता है कि आप एक वर्क स्टेशन क्रिएट कर रहे हैं जैसे कि आपको रेंडरिंग करनी है, वीडियो एडिटिंग, वैसे टास्क के लिए। अब ऑब्वियसली यहाँ पे बजट ही है जो सबसे बड़ा रोल निभाता है। मोर मनी इज इक्वल टू मोर परफॉर्मेंस। और अगर आपका बजट टाइट रहता है तो मैं आपको एक रफ आइडिया दे देता हूँ कि किस किस सेगमेंट में आपको क्या पीसी बिल्ड करना चाहिए। ऑफिस वगैरह ऐसे काम में अगर आपको पीसी यूज लेना है तो आप एटलीस्ट 25-30 हजार रुपए खर्च करने का बजट रखें। एंड फॉर गेमिंग मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट 50,000 का बजट रखें। वो चीप वाले बिल्ड्स की जो वीडियोस आती है 25-30 हजार के अंदर, उन बिल्ड्स के लिए प्लीज मत जाएं अगर आपको सीरियसली गेमिंग करनी है तो। एंड फॉर एडिटिंग, रेंडरिंग, ऐसे वर्क स्टेशन पर्पस के लिए आपको एटलीस्ट 80,000 या थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, इतना बजट रखना चाहिए। तो चलिए सबसे मेन कंपोनेंट की बात कर लेते हैं, प्रोसेसर की। इंटेल और AMD दोनों ने अपनी अपनी ब्रांडिंग कर रखी है डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड। बीइंग i3 एंड Ryzen 3 द स्टार्टिंग लाइन ऑफ प्रोसेसर एंड i9 और Ryzen 9 सबसे टॉप लेवल के प्रोसेसर होते हैं। अब यहाँ पे CPU में एक नेमिंग कन्वेंशन होता है। जैसे सपोज फॉर एग्जांपल एक CPU का कोड नेम है 12700, तो यहाँ पे जो ये 12 है ये इसकी जनरेशन को बताता है और अगला जो कोड है 7 वो बताता है कि ये कौन सी कैटेगरी का है। जैसे ये i7 कैटेगरी का प्रोसेसर है। एंड यहाँ पे अब एक और डिजिट लग जाता है 12700K। इस K का मतलब है आपका CPU अनलॉक्ड है। इसका मतलब है कि आप अपने CPU को ओवरक्लॉक कर सकते हैं। बेसिकली ये वाले जो CPUs होते हैं अपनी जो बेस क्लॉक है उससे ऊपर भी परफॉर्म कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द वर्कलोड। एंड ऑब्वियसली इस पे ये भी डिपेंड करता है कि आप उन CPU को कितना बेटर कूलिंग दे रहे हैं। एंड यहाँ पे अब एक और डिजिट लगता है F का मतलब है कि इन CPUs के साथ में कोई आपको इंटीग्रेटेड GPU नहीं मिलेगा। मतलब बेसिक सी बात है कि आपके डेस्कटॉप में आपको डिस्प्ले आउटपुट नहीं मिलेगा। इन दैट केस आपको एक्सटर्नल GPU या फिर डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड यूज करने पड़ेंगे। तो अब इनको कलेक्टिवली बोले तो जैसे 12700KF है, इसका मतलब ये i7 है 12th जनरेशन का और ये अनलॉक प्रोसेसर है, लेकिन इसमें आपको iGPU नहीं देखने को मिलता। वही अब AMD साइड की बात करें तो जैसे Ryzen सपोज 5800 एक CPU है, तो यहाँ पे जो 5 है वो इसकी जनरेशन को बताता है कि ये 5000 सीरीज का CPU है। एंड अगला जो 8 है ये कंफ्यूजिंगली Ryzen 7 को डिनोट करता है। यस, ये बहुत बार कंफ्यूजिंग होता है, जस्ट आप गूगल कर सकते हैं। एंड यहीं पे अगर बात करें तो जैसे 5800X लग जाता है, मतलब कि आपका CPU 5800 से थोड़ा सा और पावरफुल है एंड ऑब्वियसली एक्सपेंसिव भी। यहाँ पे अब एक और नेमिंग कन्वेंशन आता है जिसमें लास्ट में 3D लग जाता है। एंड बात करें तो ये AMD की V कैश टेक्नोलॉजी है। आसान भाषा में बात करें तो AMD ने अपनी जो कैश मेमोरीज होती हैं उनको CPU डाई में वर्टिकली अरेंज किया है। तो ऐसा करने से वो सेम CPU साइज में ज्यादा कैश इंसर्ट करने में सक्सेसफुल हुए हैं, जो कि भारी वर्कलोड में हेल्प करती है। एंड यहाँ पे अब एक और नेमिंग कन्वेंशन लगता है जिसके लास्ट में G लगता है, जैसे सपोज 5600G। और इस G का मतलब है ये CPU अपने साथ में इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स लेके आता है। एंड जिनके लास्ट में G नहीं लगा होता वो AMD CPUs इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ नहीं आते। लेकिन CPU नेमिंग कन्वेंशन AMD ने 7000 के सीरीज में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर दिया था। मतलब सारे CPUs में iGPU मिलता है और जिनमें नहीं मिलता उनके लास्ट में F लगा दिया, सेम एज इंटेल। एंड देन अगेन 8000 जो सीरीज आई थी उसमें सिर्फ iGPU लॉन्च किए थे जिनके लास्ट में G लगता है। एंड अगेन जो अभी Ryzen 9000 सीरीज आई है उसमें सारे CPUs में आपको iGPU मिलता है एक्सेप्ट जिनके लास्ट में F लगा हुआ हो। नाउ इररेस्पेक्टिव ऑफ योर वर्कलोड मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इंटेल में 12th जनरेशन CPUs से नीचे मत जाना और AMD में एटलीस्ट 5000 सीरीज और अगर हो सके तो 7000 सीरीज बाय करना। अब जैसे मैंने 3 वर्कलोड बताए थे उनके अगर अकॉर्डिंग हम CPUs को बांटे तो अगर आपका ऑफिस पर्पस है तो आप Ryzen 3 या i3 ये चूज कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आप इस सेगमेंट में Ryzen 5 या फिर इंटेल के i5 के लिए भी जा सकते हैं जो कि थोड़े से और आपको बेटर मल्टीटास्किंग प्रोवाइड करेंगे, ऑब्वियसली विदाउट डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड। दैट मींस आपको वही CPUs चूज करने हैं जो इंटीग्रेटेड ग्राफिक्स के साथ आते हैं। एंड
अब सेकंड वर्कलोड की बात करते हैं गेमिंग। तो अभी तक तो ऐसा है कि 90% जो मॉडर्न गेम्स हैं वो सिंगल कोर परफॉर्मेंस पे चलते हैं। बेसिकली आपके सीपीयू में हो सकता है कि 10 कोर दिए होंगे, लेकिन वो गेम सिर्फ 1 कोर का ही यूटिलाइजेशन कर पाते हैं। ऑब्वियसली ये हमेशा ऐसा नहीं रहेगा, इसमें भी चेंजेस आने वाले। इसके लिए सिंपली आप जाइए Geekbench की वेबसाइट पे और वहाँ पे आप प्रोसेसर बेंचमार्क चार्ट देख सकते हैं एंड वहाँ पे आप क्लियरली देख पाते हैं कि सिंगल कोर परफॉर्मेंस कौन से सीपीयू की बेटर है। और अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो अपने बजट में आप दो सीपीयू जिन पे आप अटके हुए हैं उनकी कंपैरिजन वीडियो देख सकते हैं कि कौन सा बेटर परफॉर्म करता है गेमिंग में। एंड हम बात करते हैं जो 3D वर्कलोड है या फिर आप वर्क स्टेशन के लिए जो पीसी बिल्ड करना चाहते हैं, उसमें मोस्टली आज जितने भी सॉफ्टवेयर एडिटिंग या फिर रेंडरिंग सारे मल्टी कोर का यूटिलाइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे आप Geekbench की वेबसाइट पे मल्टी कोर स्कोर भी देख सकते हैं एंड दूसरा आप सर्च कर सकते हैं Cinebench R23 स्कोर्स। तो जैसे कि मैंने कहा कि जो वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है, 3D वर्कलोड, रेंडरिंग, ये वाले जो सारे सॉफ्टवेयर हैं ये मल्टी कोर या फिर मल्टी थ्रेडिंग का ज्यादा यूटिलाइजेशन कर पा रहे हैं। दैट इज वाई मैंने कहा था कि वर्क स्टेशन सीपीयूज में आपको ज्यादा पावरफुल सीपीयू की जरूरत होती है। एंड अब बात करते हैं अगले पार्ट की जीपीयू की। तो यहाँ पे देखिए दो मेन वेंडर्स है जो मार्केट में जो कॉम्पिटिटर है, एनवीडिया और AMD। एंड अब मैं आपका काम आसान कर देता हूँ, ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा। अगर आप गेमिंग के लिए भी यूज करते हैं तो AMD के सीपीयू सिर्फ आपको एक ही सेगमेंट में बेटर निकलते हैं, वो है रास्टराइजेशन परफॉर्मेंस। सी देयर इज ए टर्म कॉल्ड रे ट्रेसिंग। इसकी बात करें तो बेसिकली रियलिस्टिक शेडोज, रिफ्लेक्शंस एंड लाइटिंग गेमिंग इम्प्लीमेंट करना, जैसे हमारे एक्चुअल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में हमें देखने को मिलती है। एंड लिटरली मैं डिनाई नहीं करूंगा, मॉडर्न गेम्स रे ट्रेसिंग के सपोर्ट्स के साथ आने लग गए और अगर हम वो इनेबल करते हैं तो गेम डेफिनेटली ब्यूटीफुल दिखता है। एंड बात करें तो रे ट्रेसिंग की टेक्नोलॉजी में एनवीडिया अपने 4th इटरेशन में आ चुका है, तो ये लीड भी करता है। तो अगर आपको रे ट्रेसिंग नहीं चाहिए तो सर्टेन जो AMD के सीपीयूज हैं वो बेटर परफॉर्म करते हैं अगर हम बजट को देखें तो। एंड अब आपके नीड पे डिपेंड करता है कि आपके सर्टेन बजट में आप कौन से वेंडर के लिए जाते हैं। एंड नाउ बात करते हैं वर्क सीपीयूज, एडिटिंग, रेंडरिंग उनके लिए। एंड फॉर AMD मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, फॉर्चुनेटली या फिर अनफॉर्चुनेटली कहें, NVIDIA is definitely better. Premiere Pro, After Effects, DaVinci Resolve जैसे प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर NVIDIA RTX ग्राफिक्स को ज्यादा फेवर करते हैं। एंड एज ऑफ नाउ तो सिचुएशन ऐसी है, AMD इंफीरियर है NVIDIA से। फ्यूचर में चेंज हो गया तो अलग बात है। अब आप में से बहुत लोगों का सवाल होगा कि CPU और GPU तो बता दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि किस बजट में हम कैसे चूज करें। तो यहाँ पे मैं आपको एक रफ आइडिया देता हूँ। आपका CPU और GPU आपकी जो टोटल PC का बजट है उसका 60% या फिर समटाइम्स 65 या 75% भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन सिनेरियो। यहाँ पे मैं अब आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपके सामने एक CPU की सारी कॉन्फ़िगरेशन है एंड उनकी ओवरऑल प्राइसिंग भी, और पीसी की कॉस्ट ओवरऑल आती है 55,000 के आसपास। अब हम बात करें तो आपका CPU 9,500 की प्राइस पे है और GPU 22 से 24,000 या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे में मिल जाता है। तो इन दोनों की कॉस्ट हम मिला के देखें तो लगभग 34,000 रुपए आती है। तो यहाँ पे ये जो 34,000 है ये 61.8% है आपके टोटल पीसी के बजट का, जो कि है 55,000। यहाँ पे मैं आपको फिर से एक एग्जांपल देता हूँ कि सपोज आप एक पीसी बिल्ड करते हैं लेकिन आपको स्टोरेज की ज्यादा जरूरत है, तो आप ऐसे में SSDs पे ज्यादा खर्च करेंगे। और अगर आप थोड़े से सोफिस्टिकेटेड CPUs जो पावरफुल है वो यूज करते हैं तो आपको उनके साथ में एक अच्छा कूलर भी लेना पड़ता है। तो ऐसे में मैंने जैसे कहा कि ये रेशियो ऊपर नीचे भी हो सकता है। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, देयर इज अ टर्म कॉल्ड बॉटलनेकिंग। इसका मतलब है कि आपको हमेशा एक राइट CPU प्लस GPU कॉम्बिनेशन चूज करना चाहिए, स्पेशली इन गेमिंग। अगर आप एक वीक CPU चूज कर लेते हैं और भारी GPU, फॉर एग्जांपल आपने CPU i3 12100F चूज कर लिया और GPU में RTX 3090 जैसा भारी ग्राफिक कार्ड, तो यहाँ पे बात करें तो RTX 3090 तो काफी पावरफुल GPU है, लेकिन आपका जो CPU है उसको इनफ FPS फीड ही नहीं कर पाएगा, स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव गेम्स जहाँ पे आपको हाई FPS की जरूरत होती है। लेकिन GPU पावरफुल होके भी अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। एंड इस बारे में कंफ्यूज होते हैं तो जस्ट गूगल पे आपका CPU प्लस GPU जो कॉम्बिनेशन है वो सर्च कर लें, और बहुत सारे फॉरम्स है जैसे रेडिट हुई, कोरा हुई, उन पे कोई डिस्कशन आपको मिल भी जाता है। एंड सबसे अच्छा ऑप्शन है यूट्यूब, जहाँ पे आपको विजुअल रिजल्ट देखने को मिल जाते हैं कि पर्टिकुलर CPU प्लस GPU कॉम्बिनेशन कैसा परफॉर्म कर रहा है। एंड अब बात करते हैं, आपने CPU GPU तो चूज कर लिया लेकिन आपको मदरबोर्ड भी चूज करना है। तो मैं यहाँ पे आपको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा, आपको इजीली अंडरस्टैंडेबल वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। देखिए मदरबोर्ड आजकल मोस्टली 4 फॉर्म फैक्टर्स में आते हैं बेसिकली साइज में, मिनी ITX, माइक्रो ATX, ATX और eATX या फिर एक्सटेंडेड ATX भी बोल सकते हैं। अब जो माइक्रो ATX और ATX है वो आज मोस्टली आपको मेजॉरिटी ऑफ बिल्ड्स में मिल जाते हैं। एंड अब जो स्मॉलर फॉर्म फैक्टर के मदरबोर्ड्स होते हैं वो रैम्स स्लॉट्स में भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं। आपको GPU PCI स्लॉट्स भी सिंगल ही देखने को मिलते हैं, IO पोर्ट्स, USB पोर्ट्स या फिर NVMe स्लॉट्स भी। एंड अदर साइड अगर बात करें तो बिगर जो मदरबोर्ड्स आते हैं ऑब्वियसली साइज ज्यादा घेरते हैं और उसी अकॉर्डिंग आपको PC केस भी चूज करना चाहिए। नाउ मदरबोर्ड में AMD और इंटेल उनकी अपनी अपनी सीरीज आती है मदरबोर्ड के लिए। नाउ बात करते हैं पिन लेआउट की। इंटेल का LGA 1700 सॉकेट है जो कि 12th जनरेशन, 13th जनरेशन और 14th जनरेशन आपको देखने को मिलता है।
है। वही AMD में 5000 सीरीज या फिर उससे नीचे वाले CPU जो आते थे AM4 सॉकेट देखने को मिलता है, और उसके बाद में जो 7000, 8000 और 9000 सीरीज है उनमें AM5 सॉकेट। अगर आप सॉकेट से कंफ्यूजिंग है तो एक तरीके से मान लीजिए आपके CPU के पीछे जो पिन लेआउट है उसी को सॉकेट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप AM4 का जो CPU है वो AM5 के मदरबोर्ड में नहीं लगा सकते, एंड वाइस वर्सा। नाउ कमिंग टू इंटेल, तो इंटेल में आपको 4 क्लासेस मिलती है मदरबोर्ड्स की, H10 सीरीज, H70 सीरीज, B60 सीरीज और Z90 सीरीज। हर अल्फाबेट के बाद में जनरेशन के हिसाब से डिजिट चेंज होता रहता है। बीइंग द H सीरीज स्टार्टिंग लाइन ऑफ मदरबोर्ड्स एंड Z सीरीज इज द सुपीरियर वंस। अब जो हाईएस्ट सीरीज के मदरबोर्ड है वो बेटर फंक्शनैलिटी लेके आते हैं और साथ ही बेटर फीचर्स भी, जैसे कि एक्स्ट्रा IO पोर्ट्स, एक्स्ट्रा स्टोरेज एक्सपांशन ऑप्शन और भी बहुत सारी टेक्निकल टर्म जैसे कि PCI Express की जनरेशन एंड PCI लेंस एज वेल। वही AMD साइड की बात करें तो A, H और X सीरीज देखने को मिलती है। X इज द सुपीरियर एंड A इज स्टार्टिंग रेंज। अगेन अल्फाबेट के बाद वाला डिजिट जनरेशन के हिसाब से चेंज होता रहता है। एंड अभी जो लेटेस्ट 8 सीरीज है उसके मदरबोर्ड आने वाले हैं। अब बात करें तो बहुत सारे मदरबोर्ड्स बैकवर्ड कंपेटेबल होते हैं, मतलब कि आप पुराने CPUs में इंस्टॉल कर सकते हैं एज लॉन्ग एज वो सॉकेट सेम हो। फॉर एग्जांपल इंटेल का Z890 जो मदरबोर्ड आता है वो 12th जनरेशन CPUs भी चला सकता है बिकॉज सॉकेट सेम है LGA 1700। ऑन दी अदर साइड 12th जनरेशन के साथ में जो मदरबोर्ड्स लॉन्च हुए थे, सपोज Z690, वो 14th जनरेशन CPUs को भी सपोर्ट कर सकते हैं जस्ट एक बायस अपडेट के बाद में, जो कि आप जिस भी वेंडर का मदरबोर्ड ले रहे हैं उनके ऑफिशियल वेबसाइट से मिल जाता है। एंड नाउ सवाल आता है कि हाउ टू मेक श्योर कि एक CPU जो हम परचेज कर रहे हैं वो कौन से मदरबोर्ड सपोर्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल आप गूगल कर सकते हैं, इंटेल की वेबसाइट पे आप जो भी CPUs ब्राउज कर रहे हैं आप यहाँ पे कंपेटिबल प्रोडक्ट्स में मदरबोर्ड के सीरीज देख सकते हैं। एंड सेम गोज टू AMD, नीचे स्क्रॉल करने पे सपोर्टिंग चिपसेट्स में आप जो सपोर्टेड मदरबोर्ड्स हैं वो देख सकते हैं। नाउ इंटेल में i3 प्रोसेसर और i5 के जो लोअर वेरिएंट आते हैं उनको आप H सीरीज के मदरबोर्ड के साथ यूज कर सकते हैं। एंड वही जो B सीरीज है उसमें आप i3 भी यूज कर सकते हैं, और i5 और i7 के जो नॉन K वेरिएंट है जो कि अनलॉक्ड प्रोसेसर नहीं है वो यूज कर सकते हैं। हाँ, K वाले मतलब कि अनलॉक्ड प्रोसेसर जो कि ओवरक्लॉक कर सकते हैं वो भी यूज कर सकते हैं, लेकिन B मदरबोर्ड की जो सीरीज है वो आपको वो फंक्शनैलिटी नहीं देती। अगर आपको उनको ओवरक्लॉक करना है तो आपको Z सीरीज के लिए जाना पड़ेगा। इनफैक्ट आप Z सीरीज में नॉन K वेरिएंट भी यूज कर सकते हैं। नाउ AMD की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा काम आसान हो जाता है कि सारे प्रोसेसर ओवरक्लॉकेबल होते हैं, बट उसके लिए आपको B और X सीरीज के मदरबोर्ड बाय करने होते हैं। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एडवाइस, अगर आप इंटेल के i9 जैसे प्रोसेसर और AMD के Ryzen 9 जैसे भारी प्रोसेसर के साथ जाते हैं तो आपको लिटरली एक अच्छा मदरबोर्ड चूज करना चाहिए जो कि उनको पावर अप कर सके। एंड यहाँ पे ऑब्वियसली बहुत सारे मदरबोर्ड आते हैं जिन पे ब्लूटूथ और वाईफाई फंक्शनलिटी साथ में आती है। एंड अगर आप सोचते हैं कि 1000-2000 रुपए बजा के आप ये नॉन वायरलेस कनेक्टिविटी वाले मदरबोर्ड ले लेते हैं और आप अलग से डोंगल ले लेंगे बाद में, तो यहाँ पे आपको मैं बता दूं मदरबोर्ड के साथ में जो ब्लूटूथ और वाईफाई आते हैं वो आपको उस डोंगल से मच बेटर परफॉर्म करते हैं। ना CPU को बाय कर लिया लेकिन उसको कूल भी तो करना है ना, तो यहाँ पे मेजोरिटी में 2 ही ऑप्शन आते हैं। मैं सोफिस्टिकेटेड चीजों की बात नहीं करने वाला, एयर कूलर्स और वाटर कूलर जिनको EIO भी बोलते हैं। यहाँ पे बात करें तो एयर कूलर में बेसिकली एक हीट सिंक होता है और उसके ऊपर 1 या 2 फैन डिपेंडिंग अपॉन द मॉडल। और वही वाटर कूलर या फिर EIO की बात करें तो यहाँ पे एक पंप होता है सेंटर में जो आपके CPU पे माउंट होता है, और एक रेडिएटर लगता है 120 mm, 240 mm, 360 mm, 140 mm, 280 mm, बहुत सारे साइजेस में आता है जिसके ऊपर डिपेंड करता है 1, 2 या 3 फैन हो सकते हैं। एंड इसको वाटर कूलिंग या लिक्विड कूलिंग इसके लिए बोलते हैं क्योंकि इसके रेडिएटर में लिक्विड भरा होता है और जो कि आपके पंप से 2 पाइप के थ्रू कनेक्ट होता है, तो वो इस लिक्विड को पूरे सिस्टम में सर्कुलेट करता रहता है और हीट डिसिपेट करने के लिए फैंस होते ही हैं। ना आपको एक रफ आइडिया देता हूँ, कूलर की जो प्राइस है वो आपके CPU की टोटल कॉस्ट की 20 से 30% हो सकती है, और हाई एंड CPUs के केस में थोड़ी सी और ज्यादा भी। जैसे इंटेल और AMD में 357 CPUs आते हैं, उनमें आप एयर कूलर के साथ भी जा सकते हैं। यहाँ पे मैं गुड क्वालिटी एयर कूलर्स की बात कर रहा हूँ। नाउ बात करें ओवरक्लॉकिंग करनी है या फिर आप भारी भरकम जैसे Ryzen 9, i9 जैसे CPUs यूज करते हैं जो कि 50-60 हजार के CPU आते हैं, तो ऐसे केस में आपको 15 से 20 हजार या 25 हजार तक का गुड AIO यूज करना चाहिए। अगले पार्ट की बात करते हैं, आपने CPU, GPU सब कुछ यूज करनी है लेकिन उसको पावर भी तो देनी है, पावर सप्लाई यूनिट की। एंड यहाँ पे मैं बताऊंगा कि ऑलवेज एक रिकॉग्नाइज्ड ब्रांड की ही पावर सप्लाई खरीदें एंड आपके पूरे CPU कंपोनेंट्स को जितने पावर की जरूरत है उससे थोड़ा सा ज्यादा पावर की ही PSU खरीदें। अगर आपने हो सकता है कि फ्यूचर में कोई अपडेट करना हो तो ऐसे में आपको PSU दूसरी बाय नहीं करनी पड़ेगी। ना आपका सवाल होगा कि कैसे डिसाइड करेंगे कि आपके कंपोनेंट्स कितनी पावर लेते हैं। इसका आसान भाषा बताता हूँ, जस्ट गूगल पावर सप्लाई वोल्टेज कैलकुलेटर एंड वहां पे आपको सारे अपने कंपोनेंट सेलेक्ट
करने का ऑप्शन मिलता है, लाइक CPU, GPU, कूलर कौन सा यूज करने वाले हैं, कितने फैंस यूज करने वाले हैं, नंबर ऑफ रैम, SSD, हार्ड ड्राइव्स एटसेट्रा, सब कुछ। नाउ पावर सप्लाई बहुत सारे स्टैंडर्ड्स के साथ आती है, 80+ कोल्ड, 80+ ब्रोंज, 80+ प्लेटिनम। जस्ट अंडरस्टैंड जितना हायर स्टैंडर्ड है, पीक लोड में आपकी PSU उतना ही बेटर परफॉर्म करती है। एंड नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं रैम की। अगर आप डेली ऑफिस यूज करने के लिए काम में ले रहे हैं तो एटलीस्ट आपको 8 GB या फिर उससे ऊपर ही रैम यूज करनी चाहिए। वहीं गेमिंग के लिए 16 GB एटलीस्ट, ये एक तरीके से बॉटम लाइन समझ लीजिए, क्योंकि 1-2 साल में ये 16 GB रैम कम पड़ने वाली है। वहीं बात करते हैं वर्क स्टेशन पीसी के लिए, तो डिपेंड करते हैं आपका वर्कलोड कितना है। डिपेंडिंग अपॉन दैट 32 GB, 64 GB, 128 GB आपको रैम चाहिए होती है। नाउ सवाल आता है DDR4 एंड DDR5। तो यहाँ पे इस बारे में अगर 1-2 साल पहले बात करते हैं तो मैं क्लियरली DDR5 आपको रिकमेंड करता, लेकिन अभी बात करें तो जो उनका प्राइसिंग गैप है वो काफी कम हो गया है। और ऐसा तो है नहीं कि आप अपना CPU अभी 1-2 साल के ही बना रहे हैं, आप 5-6 साल, 7-8 साल यूज करते हैं, और मैं तो ऐसा ही करने वाला हूँ। तो ऐसे में वो एक आपको फ्यूचर प्रूफिंग भी दे देता है। नाउ आपको बात करें, अगर आप AMD के 5000 सीरीज बाय करते हैं तो आपको सिर्फ DDR4 का ही ऑप्शन मिलता है, और वही 7000 और 8000 सीरीज के CPU के लिए जाते हैं तो DDR5 का ऑप्शन मिलता है। और यहाँ पे आप रेस्ट्रिक्टेड हैं, आप इंटरचेंजेबल यूज नहीं कर सकते। वही इंटेल की बात करें तो 12th जनरेशन, 13th जनरेशन और 14th जनरेशन, ये तीनों जनरेशन DDR4 और DDR5 दोनों सपोर्ट करती है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा मदरबोर्ड चूज करते हैं। नाउ DDR5 की बात करें तो ये 5200 मेगाहर्ट्ज की स्पीड से स्टार्ट होती है एंड ये टोटल 8400 मेगाहर्ट्ज तक जाती है। ऑब्वियसली उसके अकॉर्डिंग रैम की प्राइस भी बढ़ती है, लेकिन ये रैम बाय करने से पहले अपने मदरबोर्ड आपने जो चूज किया है उसके ऊपर जाके देखें कि वो कितने मेगाहर्ट्ज तक की DDR5 रैम सपोर्ट करता है। स्टार्टिंग में मैंने जो PC बिल्ड बताया था, अगर आप उसमें DDR5 रैम के लिए जाते हैं तो आपको 2800 से 3000 रुपए एक्स्ट्रा खर्च करने पड़ते हैं एज ऑफ नाउ। नाउ बात करते हैं स्टोरेज की, और यहाँ पे मैं बेसिकली SSDs की बात करूंगा। एंड मेजोरिटी में 2 तरह की SSDs आती है, एक तो NVMe M.2 SSDs और एक SATA SSD। और ये जो M.2 है ये एक फॉर्म फैक्टर है। एंड अब NVMe M.2 SSDs की बात करें तो ये आपको 14000 Mbps की स्पीड तक मिलती है। ऑब्वियसली वो बहुत ही एक्सपेंसिव भी रहती है। एंड वही बात करते हैं SATA SSD की, तो ये 2.5 इंच के फॉर्म फैक्टर में आती है और इनकी मैक्सिमम स्पीड 500 Mbps तक जाती है। और अब बात करें, अगर आप आज एक PC बिल्ड करते हैं तो स्ट्रिक्टली NVMe M.2 SSDs के लिए जाएं, क्योंकि अब जो प्राइसिंग गैप है वो उतना नहीं रहा है। अगर आप एक NVMe SSD बाय करते हैं आज तो 1 TB 6 से 7000 रुपए में देखने को मिल जाती है, और वही SATA SSD के लिए जाते हैं तो वो 5 से 6000 में देखने को मिल जाती है। अब कहा 500 Mbps और अप टू 7000 Mbps। वैसे जो Mbps स्पीड है इसमें भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल यूजेज में बताऊं तो SATA और NVMe SSD में आपको डेफिनेटली डिफरेंस देखने को मिलता है। एंड डोंट गेट फूल्ड बाय द लुक्स। बहुत सारी SATA SSDs NVMe SSDs के फॉर्म फैक्टर में मिलती है, बस आपको ध्यान रखना है कि उनके पिन लेआउट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। एंड अगर आप एक बजट बिल्ड करते हैं तो स्टिल मैं आपको स्ट्रिक्टली सजेस्ट करूंगा कि आप एक 256 GB या 512 GB की SSD जरूर यूज करें, और अगर एक्स्ट्रा स्टोरेज के केस में आप हार्ड ड्राइव यूज कर सकते हैं। अब आपने सारे पार्ट्स ले लिए, लेकिन आपको एक PC केस या फिर कैबिनेट भी लेना पड़ेगा, लेकिन PC केस सबसे एंड में आता है। उससे पहले आपको बाकी पार्ट्स जितने भी लेने हैं वो डिसाइड करने होते हैं। तो इनके लिए आपको कुछ चीजें चेक करनी है। चेक करें कि आपका GPU की जो साइज है वो कितनी है, और आपने जो PC केस चूज किया है वो उसमें फिट होगी या फिर नहीं। एंड दूसरा, अगर आप एयर CPU कूलर यूज करते हैं तो प्लीज चेक करें कि उसकी हाइट कितनी होगी और आपके जो PC केस में कितनी क्लियरेंस मिलती है CPU कूलर के लिए। वहीं एग्जांपल अगर बात करते हो आप AIO यूज करते हैं, तो सपोज मैंने 360 mm के रेडिएटर के साथ एक AIO यूज किया है, आप अपना केस डिसाइड करने से पहले उसमें देखें कि 360 mm के रेडिएटर लगने का सपोर्ट है या फिर नहीं। और AIO कूलर के केस में सबसे जो बेस्ट अरेंजमेंट है उसमें आपका रेडिएटर ऊपर लगना चाहिए। तो ज्यादा से ज्यादा कोशिश यही करें कि आपके CPU में ऊपर की तरफ 360 mm के AIO का सपोर्ट मिले। हो सकता है आपके PC केस के फ्रंट में ऑप्शन हो 360 mm के रेडिएटर का, या फिर साइड में, बिकॉज आपका पंप अगर रेडिएटर से नीचे होता है तो वो बेस्ट परफॉर्म करता है, उसके अंदर एयर बबल्स नहीं आते, तो उसकी लाइफ बेटर रहती है और वो बेटर परफॉर्म करता है, बेटर आपके CPU को कूल कर पाता है। नेक्स्ट आता है कि फैंस का प्लेसमेंट। एग्जांपल, आपके PC केस में 6 फैंस लगने हैं, तो कोशिश यही करें कि इंटेक्ट फैन ज्यादा हो एग्जॉस्ट फैन से, इससे आपका PC बेटर कूलिंग देगा और उसमें डस्ट भी जमा कम होगी। नाउ बात करते हैं, आपने सारे पार्ट सिलेक्ट करते हैं, लेकिन इन दी एंड आता है कि PC को असेंबल कैसे करें। तो ऐसे केस में आप अपने लोकल शॉपकीपर के पास जा सकते हैं उसको असेंबल कराने, जो कि 500 से 1000 रुपए में उसको असेंबल कर देता है। और मैं बताना चाहूंगा प्री बिल्ड PC से अभी भी कॉस्ट आपको कम पड़ेगी, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप खुद असेंबल कर सकते हैं। काफी अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स यूट्यूब पे आपको ऑलरेडी मिल जाती है, काफी अच्छे कम्युनिटी चैनल्स हैं जो कि आपको अच्छे से गाइड कर सकते हैं कि एक PC को स्टेप बाय स्टेप कैसे बिल्ड करना है। एंड इसी के साथ वीडियो कंक्लूड करते हैं। उम्मीद है आपके सारे कंफ्यूजन क्लियर हो गए होंगे। एंड इसी के साथ मेरे रेगुलर व्यूअर्स हैं, प्लीज बताएं कि ये सेटअप कैसा लगा, जो कि अभी आधा अधूरा है, और वीडियो
पसंद आए तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।